नमस्कार। आइए आज सुनते हैं माती जोशी जी की कहानी पहली बार। दिव्या और उसके पापा फटाफट सीढ़ियां चढ़ गए थे। उनके पीछे पीछे सामान लेकर चढ़ता हुआ होटल का पोर्टर भी नज़रों से ओझल हो गया था। मैं ही बोझिल कदमों से एक एक सीढ़ी गिनकर पार कर रही थी। इतनी खींच हो रही थी कि कोई लिफ्ट वाला होटल ही ढूंढ लेते तो क्या बिगड़ जाता, पर कभी कभी कंजूसी की हद कर देते हैं ये। 15-20 सीढ़ियों के बाद मोड़ से पहले एक चौड़ी सी लैंडिंग थी। वहीं खड़े होकर थोड़ा सुस्ताने का इरादा किया तो देखा वहाँ पहले से ही कोई खड़ा है। शायद मेरे विलंबित आरोहण के कारण बेचारे को जबरदस्ती यह विश्राम करना पड़ रहा है। क्षमा याचना की मुद्रा में मैंने हंसकर देखा तो देखती ही रह गई। स्मृति की कोई किरण वहाँ भी कौंध गई होगी, क्योंकि दूसरे ही क्षण आश्चर्य वहाँ भी मुखर उठा। अरे सुमन, तुम सुमन ही हो ना? मैंने स्वीकारोक्ति में सिर हिला दिया। मुझे पहचाना? मैं कल्पनाथ जी का श्रवण हूँ। पहचान तो लिया, पर इतने दिन हो गए हैं ना, इसी से एकदम। वही तो, तुम जब तक एकदम पास नहीं आ गई मुझे स्ट्राइक ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, पहले वाला मुझ में कुछ रहा भी है। लेकिन मैंने कहा नहीं। अब चलूँ मैंने कहा। नहीं तो वे सोचेंगे पता नहीं मुझे क्या हो गया। अच्छा, सी यू, उसने हाथ उठाकर कहा और वह नीचे उतर गया। मेरे पैर मन भर के हो आए थे। किसी तरह अपने को ठेल ठाल कर मैं ऊपर पहुंची। ऊपर वे लोग सचमुच चिंतित हो उठे थे। दिव्या तो जीने के सिरे तक आ पहुंची थी। कहाँ रह गई थी माँ? सुस्ता रही थी रे थोड़ा। होटल है कि ग्वालियर का किला, मेरा तो चढ़ते चढ़ते दम फूल गया। दिव्या ने ममता से मेरा हाथ थाम लिया और कमरे में लिवा ले गई। श्रीमान जी आराम से आराम कुर्सी पर लेटकर अपनी थकान मिटा रहे थे। सामने वाली दूसरी कुर्सी में मैं धंस गई। सांस धौंकनी की तरह चल रही थी। आंखें मूंद कर लेटी रही मैं। यह कुछ पूछ रहे थे, पर उत्तर देने लायक शक्ति भी मुझ में शेष नहीं रही थी। लेकिन बस मुश्किल से 5-7 मिनट और मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। अपनी चाबियाँ टटोलते मैंने कहा, दिव्या बाथरूम में देख तो जरा, नल आ रहा होगा तो मैं नहा लूँगी, तभी जाकर सफ़र की थकान तरेगी। नहा लेना, ऐसी भी क्या जल्दी है, चाय तो ले लो पहले, इन्होंने कहा। आपकी चाय पता नहीं किस जन्म में आएगी, मैंने भुनभुना कर कहा और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। दरवाज़ा बंद करके सबसे पहले दीवार में लगे आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। 36 घंटों के प्रवास से लस्त पस्त थका हारा रंग उड़ा अपना चेहरा देखते ही मुझे रोना आ गया। क्या आज ही इसी समय उसका सामना होना जरूरी था? क्या सोचा होगा उसने? जरूर एक राहत की सांस ली होगी। वर्षों पहले किए गए अपने निर्णय पर अपनी ही पीठ ठोक ली होगी। फिर तो जैसे एक जिद से सवार हो गई मुझ पर। देर तक बैठी मैं नहाती रही, मल मल कर बालों की गर्द धोती रही, ठंडे पानी के छींटे दे देकर चेहरे की मुर्दनी मिटाती रही। दरवाजे पर दस्तक न होती तो मैं पता नहीं कितनी देर तक नहाती रहती। मन को जैसे संतोष ही न रहा था। बाहर आकर देखा चाय आ चुकी थी और सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं सीधे ड्रेसिंग टेबल के सामने जा बैठी और कहा, दीवी जरा कंघा तो देना। चाय तो पी ली होती, पहले ही ठंडी हो रही, इन्होंने कहा। बस 1 मिनट में आई, देर ही कितनी लगती है, मुट्ठी भर तो बाल हैं, कोई आ जाए तो कितना खराब लगता है। कोई नहीं आता बाबा, मैंने कल के लिए लिखा है। एक दिन पहले आने का उद्देश्य इतना ही था कि सफ़र की थकान मिट जाएगी, इसलिए अव्वल तो कोई आएगा नहीं, और भूले भटके आ भी गया तो वे लोग दिव्या को देखेंगे, तुम्हें नहीं। तो मैं भूतनी सी बैठी रहूं, मैंने कहा और कंघा उठाकर फेंक दिया। यह उठकर पास चले आए। एक प्याली में चाय उड़ेलकर जबरदस्ती मेरे होठों से लगाते हुए बोले, बेकार स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, चाय पी लो पहले। बिना चाय के तुम्हारी हालत कैसी हो जाती है मैं खूब जानता हूँ। मजबूरन चाय पीनी ही पड़ी, और सच कहूँ तो बड़ा अच्छा भी लगा। रेलवे स्टेशन की पनियल चाय पीते पीते ऊब गई थी मैं। हमारी यह मान मनोबल शुरू होते ही दिव्या समझदारी से बाथरूम में खिसक गई थी, इसलिए इनकी नज़रों में छिपी शरारत भरी हंसी को चुपचाप झेल गई। मन सचमुच हल्का हो आया था। उसी प्रसन्न मुद्रा में मैंने गुनगुनाते हुए अपनी केश सज्जा पूरी की, मुनासिब सा मेकअप किया और सूटकेस खोलकर बैठ गई। क्या पहनूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
2-3 दिन की ही बात थी, इसलिए ज़्यादा साड़ियाँ लाई नहीं थी। जो इन्हीं गिनी लाई थी वे भी सेंसर होकर आई थीं। उन्हें उलट पुलट कर देखा और लड़कियों पर इतनी खींच हो आई। प्रिया तो सचमुच बहुत ज़्यादा बॉसिंग करने लगी है आजकल। इतनी दखलंदाजी कि मैं तंग आ जाती हूँ। इस साड़ी में तुम फैटी लगती हो, यह रंग गॉडी है, यह क्रूड है, यह तो बहुत ओल्ड फैशन है। लोग ठीक ही कहते हैं, लड़की बड़ी हो जाए तो माँ का पहनना ओढ़ना छूट जाता है। घर में साड़ियों से अलमारी भरी पड़ी है, पर साथ आई हैं तो वही 2-3 सिल्क, एक लखनवी चिकन, एक चंदेरी जरी, एक फूल वायल। इस तरह मेरा सूटकेस जमाया गया है। हताश होकर मैंने ढक्कन गिरा दिया। वे दाढ़ी बना रहे थे, चौंक कर बोले, क्या हुआ? कुछ नहीं, थक गई हूँ, थोड़ी देर लेटूंगी। अब आई न रास्ते पर। वही तो मैं सोच रहा था कि इतने लंबे सफ़र के बाद तुम में इतनी फुर्ती बाकी कैसे है। अपने कष्ट साधे जूड़े की परवाह न करते हुए मैं पलंग पर लेट गई। उसी समय दिव्या नहा कर निकली। पापा, अब आप भी निपट लीजिए, मैंने कपड़े रख दिए हैं। मैं विस्मय विमुक्त सी अपनी बिटिया को निहारती रह गई। उसके काले घने बाल सारी पीठ पर फैले हुए थे। उनसे टप टप करते हुए मोती की सी बूंदें टपक रही थीं। उसके सद्यस्नात शरीर से महक के स्रोत फूट रहे थे। धुला धुला चेहरा किसी ताजे खिले फूल की तरह दमक रहा था, वैसा ही अम्लान सुगंध की किरणें बिखेरता हुआ। उसका यह भीगा भीगा रूप अपलक निहारते हुए मैं सोच रही थी, कहाँ खो जाती है चेहरे की यह ताजगी, यह निश्चल हंसी, आँखों की लचीली स्वप्निलता, देह की यह कमनीयता। समय का निर्मम लुटेरा सब कुछ छीनकर कहाँ ले जाता है, क्यों ले जाता है? कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। दिव्या की पुकार पर ही तंद्रा टूटी। वह कह रही थी, माँ उठो ना, तैयार हो लो, कहाँ चलना है? मैंने उबासी लेते हुए पूछा। यूं ही घूमने, शहर का एक राउंड लगा लेंगे। अब मैंने ठीक से आंखें खोलकर देखा, दोनों बन ठन कर तैयार खड़े थे। मैं ना चलूँ तो? दरअसल बहुत थक गई हूँ। क्यों, अब क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तक तो बहुत स्मार्ट बन रही थी, यह भला मौका क्यों चूकने लगे? मुझे भी ताव आ गया। हाँ, स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी पर नहीं बन सकी, क्योंकि मैं एक निहायत सुस्त, फूहड़ और बोदी लड़की हूँ। लड़की? दिव्या ने कहा और हथेली और मुँह छिपाकर फिक्स से हंस दी। इतना गुस्सा आया देवी? यह बोले। एक हमारे सुपरवाइजर थे हांडा साहब, जब भी बीवी का जिक्र करते कहते, मंजीत की मम्मी बड़ी सीधी लड़की है, वेरी इनोसेंट। एक ही किस्सा इसे कितनी बार सुनाएंगे आप? मैंने चीख कर कहा। मुझे लड़ने का मूड आ रहा था। एक आध नए चुटकुले याद कर लीजिए, कम से कम सुनने वाला तो बोर ना हो। एक नया जोक सुनाए देवी, एकदम असली है। यह उसी खिलंदड़े स्वर में बोले। तुम्हारी माँ की एक सहेली थी मिसेस पाल, हमेशा कहती थी, आई एम वेरी लकी मिसेस दुबे, मेरे पास बड़ा अच्छा हस्बैंड है। दिव्या ने सिहरते हुए कहा। हस्बैंड न हुआ, घरेलू नौकर हो गया। वैसे सिद्धांत रूप से दोनों में फ़र्क तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने कृत्रिम गंभीरता से कहा, और पापा के इस अभिनय पर दिव्या खिलखिलाकर हंस दी। मेरा बेवजह खून खौल गया। अब यह जरा जरा सी बात पर खिकी करना बंद करो, छोटी नहीं हो तुम अब। उसकी हंसी अधबीच में ही लुप्त हो गई, चेहरा बुझ सा गया। इन्हें शायद अच्छा नहीं लगा। बोले, कम ऑन बेबी, लेट अस मूव। अपनी माँ से कहो हम लोग के लौटने तक मूड ठीक कर रखें, ताकि शाम का खाना शांति से हो। दरवाज़ा एक धमाके के साथ बंद करके वे लोग चले गए। वह आवाज़ मेरे कलेजे पर हथौड़े की तरह पड़ी। मैं तिलमिला उठी। सच इतना ऑफ होने की क्या ज़रूरत थी? दिव्या की वह निश्चल हंसी मेरा कौन सा जख्म कुरेद गई थी। जरा जरा सी बात पर खिलखिलाने की उम्र बहुत पीछे छूट गई थी। क्या इसलिए मैं क्षुब्ध थी? पहले आती थी हर बात पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। वल्लाह सुमन जी, ये क्या हो रहा है? यानी कि आप तो शेरो शायरी पर उतर आई। क्या पता अभी आप गुनगुनाने लगे। इसलिए खड़ा रहा था कि तुम मुझे पुकार लो। या सुबह न आई शाम न आई जिस दिन तेरी याद न आई। सचमुच मुझे यह क्या हुआ जा रहा था? मन के किसी कोने में ढेर सारे गीत होठों पर उतर आए थे। मैं अपनी गृहस्थी में डूबी बाल बच्चों से घिरी एक घरेलू औरत एकदम काव्य में हो उठी थी। इसी बिल्डिंग में, इसी मंजिल पर किसी के होने का एहसास मेरी पूरी चेतना को झंकृत कर गया था। क्या इसी को प्रेम कहते हैं? यदि हाँ, तो यह एहसास इतने दिनों तक कहाँ दुबक गया था?
स्मृति की दहलीज पर खड़ी ये शर्मीली लड़की इतने दिनों कहाँ रही? और अगर यह प्रेम नहीं है तो ये बेचैनी या बेकली क्यों? सच कोई अनाम सा रिश्ता भी तो नहीं है इस व्यक्ति के साथ? हाँ, एक मजबूत रिश्ता जोड़ने की कोशिश जरूर हुई थी, पर उसमें भी मेरा अपना योगदान कितना था? सब बुजुर्गों की मेहरबानी थी। उन दिनों छोटे चाचा पढ़ने के लिए हम लोगों के पास आ गए थे। उन्हीं से पता चला कि सहपाठियों में एक कल्पनाथ जी का लड़का भी है, बड़ा होनहार, बड़ा सुदर्शन। तब तक कल्पनाथ जी का नाम भर सुना था। वह बाबूजी की टक्कर के फौजदारी वकील थे। चाचा जी की सूचना के साथ वह नाम, वह परिवार एकदम विशेष हो उठा था। फिर तो योजनाबद्ध तरीके से परिचय बढ़ाया जाने लगा। आए दिन घर पर कोई उत्सव, कोई आयोजन होने लगा और कोई आए न आए पर चाचा जी के दोस्तों को जरूर न्योता जाता। मुझसे स्पष्ट रूप से किसी ने कुछ नहीं कहा था, पर बड़े बूढ़ों की फुसफुसाहटें और छोटों की ठिठोलियाँ अनकहे बहुत कुछ समझा जाती थी। अनजाने ही एक कल्पना लोक रच लिया था मैंने। सपनों का एक संगमरमरी मंदिर बना लिया था और देवता की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी थी। अब सोचती हूँ तो हंसी आती है, पर उस समय तो यही सबसे बड़ा सच बन गया था। कितने बड़े अंतराल के बाद मेरा यह किशोर सपना मुझसे टकरा गया है। इस आवेग के साथ कि एकदम लड़खड़ा गई हूँ मैं। जैसा कि तय था, हम लोगों ने गिरजा शंकर के यहाँ अपने आने की सूचना दूसरे दिन फ़ोन पर दी। छूटते ही उन्होंने हमें दोपहर के खाने का निमंत्रण दे डाला। मुझे तो बड़ा संकोच हो रहा था, पर ये बोले यही ठीक रहा। जितनी देर रहेंगे घर परिवार को उतने ही इत्मीनान से देख सकेंगे। ड्राइंग रूम कर्टसी तो कोई भी निभा ले जाता है। लगभग 10 बजे हम लोग तैयार होकर नीचे उतरे। सड़क पर वाहनों का रेला सा गुजर रहा था। दफ्तर की आपाधापी थी। ऐसे में अपने लिए खाली रिक्शा खोजना मुश्किल लग रहा था। वे लोग बेचारे कार भेजने को कह रहे थे। हम ही लोगों ने सौजन्यवश मना कर दिया था। अब पछतावा हो रहा था। तभी एक टैक्सी जैसे हमारी ही बुलाहट पर सामने आकर रुकी। उतावली में हम लोग आगे बढ़े ही थे कि देखा कैमरा, वाटर बॉटल आदि से लदा फदा एक जोड़ा उसमें बैठा हिसाब चुकता कर रहा था। ठीक तो है, लोग इतनी दूर से आते हैं तो घूमने के लिए। मेरी तरह कमरे में दफन होने के लिए कोई नहीं आता। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एकदम चौंक पड़ी। कल से उन्हीं के बारे में सोच रही थी और अब सामने देखकर भी पहचान नहीं पाए। गॉगल्स लगाए, स्पोर्ट्स शर्ट पहने, वह एकदम अजनबी लग रहे थे। साहब बहादुर से हमारा परिचय नहीं कराओगे सुमन? एक बार फिर चौंक पड़ी मैं, और फिर औपचारिकताओं का दौर शुरू हो गया। पर मेरा मन उनमें कहीं नहीं था। मैं तो मुग्ध होकर उस चंपा वर्णी महिला को देख रही थी जो उसकी बगल में खड़ी थी। कितने स्मार्ट, कितने युवा लग रहे थे दोनों। समय का कारवां जैसे उन्हें बिना छुए ही गुजर गया हो। नीता, सुमन के पिताजी और डैडी कुलिग्स थे। दे वेयर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स ऑल्सो। उन्होंने परिचय कराया था। टैक्सी में बैठते हुए मेरे कानों में यही वाक्य गूंज रहा था। उसमें और भी बहुत सा मैंने मन से जोड़ लिया था। जानती हो नीता, इन लोगों ने तो बाकायदा मेरे लिए जाल बिछा दिया था। फंस ही जाता मैं। हिम्मत से बच गया। डैडी ने कहा बेटा बचना हो तो उड़नछू हो जाओ। बस इंग्लैंड भाग गया मैं। इसकी शादी के बाद ही लौटा हूँ। मन एकदम कैसा तो हो आया, क्योंकि ये सारी बातें मेरी कल्पना की उपज नहीं थी। मैंने अपने कानों से सब कुछ सुना था। श्रवण के विलायत से लौटने पर कल्पनाथ जी ने एक बड़ी सी पार्टी दी थी। संयोग से उन दिनों मैं भी वहीं थी। वहीं सब सुना था। श्रीमान जी दोस्तों के बीच बैठे सारा किस्सा सुना रहे थे और मित्र मंडली हंस हंस कर दाद दे रही थी। वह हंसी कितने दिनों तक कलेजे में शूल सी चुभती रही थी। गिरजा शंकर जी का परिवार देखकर मन प्रसन्न हो गया। जितना सुंदर घर था उतनी ही सुरुचिपूर्ण साज सज्जा थी। जैसे सुसंस्कृत बच्चे थे वैसी ही शालीन बहुएं। जैसे सौम्य वह स्वयं थे वैसी ही मृदुभाषिणी उनकी पत्नी थी। यद्यपि वह अपंग थी और इसीलिए दिव्या को लेकर हमें आना पड़ा था, पर घर के अनुशासन पर उनकी पकड़ मजबूत थी। अपने पंगुत्व को उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ स्वीकार किया था। बिस्तर पर बीतने वाली अपनी ज़िंदगी को उन्होंने व्यर्थ नहीं होने दिया। उसका सदुपयोग ज्ञानार्जन के लिए किया था। बड़ी ही बहुश्रुत महिला थी। दिव्या को पास बिठाकर उन्होंने कितने प्रश्न पूछ डाले थे। मैं तो घबरा गई थी, पर लड़की जरा भी नहीं झिझकी। सभी प्रश्नों के बड़ी विनम्रता से उत्तर दिए उसने और मैंने राहत की सांस ली।
लक्ष्मी और सरस्वती का दुर्लभ संगम उस घर में देखने को मिला। तीनों लड़के इंजीनियर थे और अपना कारोबार संभाल रहे थे। छोटा, जिसके लिए हम गए थे, यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था। अपनी लड़की के लिए जैसे घर वर की कल्पना हम लोगों ने की थी, वहाँ सब कुछ था। मन ही मन हमने मेहता साहब को लाख लाख धन्यवाद दे डाले। न वह बताते न हमें पता चलता कि यहाँ इतनी दूर हैदराबाद में अपनी जाति बिरादरी का ऐसा हीरे सा लड़का कुंवारा बैठा हुआ है। दिन भर बहुत अच्छे ढंग से बीता। उनके सौजन्य और आतिथ्य ने हमें अभिभूत कर दिया। लौटकर दिव्या के आग्रह पर एक फटीचर फिल्म भी देख डाली, फिर भी मेरा मूड खराब नहीं हुआ। दूसरे दिन सारी दोपहर सालार जंग म्यूजियम देखते रहे। उस विश्वविख्यात संग्रहालय को देखते हुए भी मेरा मन दिव्या की शादी की तैयारियों में डूबा रहा। इस आयोजन के सामने दुनिया की सारी चीज़ें महत्वहीन हो उठी थी। 4 बजे हम लोग होटल लौटे। आते ही ये बोले, सुनो, बगल वालों को चाय पर बुला लेते हैं। बगल वाले कौन? वही तुम्हारे श्रवण भैया। न वे मेरे कोई लगते हैं, न उन्हें चाय पर बुलाने की ज़रूरत है। मैंने 2 टूक फैसला सुना दिया। खैर, तुम्हारे कोई नहीं सही, पर सुबह मैं उनके यहाँ कोल्ड ड्रिंक पीकर आया हूँ, कर्टसी डिमांड। तो बुला लीजिए, पूछने का नाटक क्यों करते हैं? आपको तो बस भीड़ इकट्ठा करने से मतलब है, घर हो या बाहर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बेवजह उखड़ते हुए कहा। आखिरकार दिव्या को निमंत्रण लेकर उन लोगों के पास भेज ही दिया। सबसे पहले तो मैंने बिखरा कमरा ठीक किया। यह नाश्ते का ऑर्डर देने चले गए और मैं सूटकेस खोलकर बैठ गई। वही इन्हीं गिनी साड़ियाँ मेरा मुँह चिढ़ा रही थी। दिव्या की अटैची से चुपचाप चटक रंग की शिफॉन निकाल लाई। उसे गोद में लेकर आईने के सामने बैठी अपना थका थका चेहरा देखती रही। फिर एकाएक विचार आया, मैं इतनी उठापटक क्यों कर रही हूँ? जब यह शरीर इतना बेडौल नहीं था, चेहरा ऐसा कांतिहीन नहीं था, बालों में ये चांदी के तार नहीं थे, तब भी तो यह शख्स नहीं रीझा था। फिर अब इतनी व्यग्रता क्यों? इस विचार के आते ही जैसे सारा तनाव समाप्त हो गया। एकदम हल्की हो आई मैं। रोज़ की तरह हाथ मुँह धोकर बैठ गई। साड़ी बदलने तक की ज़रूरत नहीं समझी। दिव्या जो गई तो उन लोगों को साथ लेकर ही लौटी। नाश्ता करते ही उन्होंने कहा, हुसैन सागर देखने का प्रोग्राम था, आप लोग भी चलिए ना, मज़ा आएगा। हम लोग तो थक गए हैं, वह बोले। खासकर श्रीमती का घूमने का कोटा आज का ख़त्म हो गया है। हाँ, आप दिव्या को ज़रूर ले जाइए। वह तो एकदम किलक उठी। जब तक सब लोग चाय पीते रहे वह तैयार भी हो ली। वही चटक जामुनी शिफॉन उसने पहनी थी। उस पर ऐसी फब रही थी कि लगा कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए उसे। उन लोगों के जाते ही मन अकारण उदास हो आया। उन लोगों को बेकार में बोर करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने अपनी खींच इन पर उतारते हुए कहा, हुसैन सागर कहीं भागा तो नहीं जा रहा था? दिव्या बाद में भी देख लेती। कुछ देर तक वो मुझे घूरते रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, थोड़ा दिल दिमाग मैं भी रखता हूँ सुमन। मुझे क्या एकदम बेवकूफ़ी समझ लिया है? लड़की बेचारी बोर हो रही थी इसलिए भेज दिया। लेकिन तुम्हें इतना संकोच क्यों हो रहा है? वे लोग क्या हनीमून ट्रिप पर आए हैं? हाई स्कूल में पढ़ने वाला लड़का घर छोड़कर आए हैं, पता है? और दिव्या बार बार तो इतनी दूर आ नहीं सकती। जो देखना चाहती है देख लेने दो। मतलब वहाँ से रिफ्यूजल आ गया है। उन्होंने सपाट स्वर में कहा, मुंह फेर लिया। मस्तिष्क जैसे एकदम सुन्न हो गया। मुँह बाय मैं उन्हें देखती रह गई। बाद में उसी सपाट स्वर में वो मुझे बताते रहे कि कैसे सुबह गिरजाशंकर जी का फ़ोन आया था, कैसे वह लड़के की बेहूदगी के लिए क्षमा याचना करते रहे। कानों से उनके शब्द टकराते रहे। झेलती रही। पल भर में वह सुंदर शहर मेरे लिए नरक से भी ज़्यादा बदतर हो गया। लगा अभी इसी क्षण इस दम घोटू वातावरण से निकल पड़ूं, रिजर्वेशन जाए भाड़ में। मैं जरा बाजार तक हो आता हूँ। इनका स्वर अब एकदम सामान्य सा था। प्रिया और कपिल के लिए कुछ लेता आऊँगा, तुम लोग सामान समेट कर रखना, गाड़ी अल सुबह 7 बजे चल देती है। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्हें शायद अपेक्षा भी नहीं थी। चुपचाप उठकर चल दिए। मैं मन ही मन सूटकेस में रखी अपनी उस निधि को टटोलती रही जो मैं इनसे छिपा कर लाई थी। सब कुछ ठीक ठाक हो जाता तो मेरा इरादा लगे हाथ शगुन कर लेने का भी था। अंगूठी तक भी मैं ले आई थी। कमरे का एकांत अब असह्य उठा। तब मैं बाहर गैलरी में आकर खड़ी हो गई। नीचे सारी सड़क रोशनी में नहा गई थी। बाजार
इंद्रधनुषी प्रकाश किरणों से जगमगा रहा था। सभी तरह के वाहनों की रेलम पेल मची हुई थी। एकदम उत्सव का सा वातावरण था। खड़े खड़े पांव दुख आए थे, फिर भी मैं वहीं खड़ी साइन बोर्ड्स पढ़ती रही। कमरे की स्तब्धता में लौटने की हिम्मत नहीं पड़ी। लंबी प्रतीक्षा के बाद उनकी टैक्सी सामने आकर रुकी। श्रवण के साथ दिव्या को उतरते देखा और एक अजीब सा विचार मन में कौंध गया। उस दिन होटल की सीढ़ियाँ चढ़ते ही इसका सामना हो गया था। फिर गिरजा शंकर जी के यहाँ जाते हुए भी यह किसी अपशकुन की तरह सपत्नीक सामने पड़ गया था। मुझे तभी समझ लेना था मेरे जीवन का पहला सपना था वह भी टूटा हुआ। दिव्या के सपने को कैसे सार्थक होने देता। हाय मम्मा, यू मिस्ड अ लॉट। दिव्या कूदती फांदती सबसे पहले ऊपर चढ़ाई थी और चहक रही थी। इतनी प्यारी साइड थी माँ कि उठने का मन ही नहीं हो रहा था। सनसेट तो इतना वंडरफुल था। सच मम्मा, आप लोगों को जाना चाहिए था। अरे तो इसमें इतना अफसोस करने जैसा क्या है। अगली बार मम्मी पापा को अपनी गाड़ी में ही सब जगह घुमा देना। बस सूरज तो अभी बहुत दिनों तक उगता डूबता रहेगा। यह आवाज़ श्रवण की थी। वे दोनों कब पास आकर खड़े हो गए पता ही न चला। आश्चर्य तो यह हुआ कि उन्हें सारी बातें बताई किसने। दिव्या को देखा, एकदम लाल हो रही थी। हाय अंकल, आप तो बस। बेटे, मैंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अंदर जाकर जरा सामान समेटना शुरू करो तो पापा आते ही हाय तौबा मचाने लगेंगे। बड़ी प्यारी लड़की है। उसके भीतर जाते ही नीता ने कहा, हाँ है तो। मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा, अपना बच्चा अपने लिए तो प्यारा ही होता है, दूसरों को भी लगे तब ना। मतलब वहाँ से इनकार आ गया है। मैंने हूबहू इनकी तरह ही सपाट स्वर में कहा। क्या कह रही हैं? आखिर कौन सा नुक्स देखा उन लोगों ने? श्रवण जी, मैंने गंभीरता से कहा, सौंदर्य की सबकी अपनी परिभाषा होती है। इसमें जिरह की गुंजाइश कहाँ है? मैं तो इतना गिल्टी फील कर रही हूँ, नीता बोली। पूरे रास्ते हम लोग उसे छेड़ते आए हैं एंड शी इंजॉयड इट। आपको कैसे पता चला? उसमें मुश्किल क्या है? आप दोनों बेटी को लेकर इतनी दूर आए हैं, उसे सजा संवार कर कहीं ले जा रहे हैं। इट वॉज एन ईजी केस। एक रिक्वेस्ट है दीदी, नीता ने कहा। उसे अभी कुछ नहीं बताइएगा प्लीज़, कोई बहाना बना दीजिए। बेचारी इतनी खुश थी, अभी सोच कर ही कैसा लगता है। लड़कियां बहुत चतुर होती हैं नीता, बहानों के पीछे झांकती सच्चाई को आसानी से पकड़ लेती हैं। फिर भी एहतियात तो बरतेंगे ही। पहली बार है ना, इस बार तो उसके मन को नाजुक हाथों से सहेजना पड़ेगा, फिर तो आदत पड़ जाती है। बात सपनों की नहीं रहती, व्यवहारिकता पर उतर आती है। मन इतना पक्का हो जाता है कि कोई आवेग उसे छूता नहीं। वे दोनों कब निशब्द मुझसे विदा ले गए पता ही नहीं चला। भीतर आकर देखा, दोनों हाथ गोद में ली दिव्या सोफे पर निश्चल बैठी है। शायद उसने हम लोगों की बातें सुन ली थी। उसके टूटे हुए सपनों का प्रतिबिंब उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी पहली बार। ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।